फटाफट नोट करिए इसको। mm होगा। एक वैल्यू अलग से याद रख लो, बाकी सबके लिए कॉमन है। बीम और 1 इन 5 लिए अगेंस्ट कवर जो दिया जाता है वो हम लोग दो, ठीक है, अबाउट द नॉमिनल कवर एंड द क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर। तो नॉमिनल कवर की डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। ये रेनफोर्समेंट की आउटर लेयर से, आउटर सरफेस से या आउटर फाइबर से रेस्पेक्टिव कंक्रीट के बीच की डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द नॉमिनल कवर एंड ये हो गया इफेक्टिव कवर को लेके। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, कवर जो दिया जाता है वो हम लोग दो तरीके से देते हैं। एक होता है एक्सपोजर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, दूसरा होता है फायर को ध्यान में रखते हुए। तो एक्सपोजर कंडीशन के लिए अगर मैं कवर की बात करता हूं तो अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन में हमारे पास में जो कवर है वो सारा वैल्यू ये दे रखा है। एक्सपोजर कंडीशन की अगर हम बात करें तो हमने जो टेबल लिखी है, जो हमने पहले टेबल लिख रखा है, माइल्ड के लिए 20, देन 30, देन 45, 50, 75, जो हमने टेबल लिखा है, दैट टेबल इज इन जनरल कॉमन टू ऑल, जनरल टेबल है वो। अब अगर हम अलग अलग कंपोनेंट के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि मॉडरेट एक्सपोजर है तो स्लैब के लिए कितना होगा, कॉलम के लिए कितना होगा, फुटिंग के लिए कितना होगा, इन दैट केस आपको क्या करना है, ये वैल्यू ध्यान रखनी है। तो अगर माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है, स्लैब है, तो उसके लिए 20 mm होगा, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 एंड फाउंडेशन के लिए 50, एंड मॉडरेट के लिए दिस वैल्यू एंड सीवियर के लिए दिस वैल्यू। तो ये जो वैल्यू लिखी गई है अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट के लिए लिखी गई है। पहले हमने जो टेबल लिखा था उसके अंदर नॉर्मल है। आपसे अगर पूछ ले कि मॉडरेट एक्सपोजर के लिए जो है नॉमिनल कवर कितना होगा, कंपोनेंट का नाम मेंशन नहीं किया है मैंने, तो आप बोल देंगे 30 होगा, दैट्स ऑल। एक्सट्रीम के लिए कितना होगा, 75 होगा, दैट्स ओके। बट वहीं अगर आपसे पूछ ले फाउंडेशन के लिए अगर माइल्ड एक्सपोजर है तब कितना होगा, तो 50 होगा। हियर इट इज, ठीक है ना। तो ये नॉमिनल कवर है अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो है कंपोनेंट के हिसाब से। दूसरा टेबल हो जाएगा फायर रेजिस्टेंस को लेके। ये जेईएन में पिछले 2-3 साल में काफी अलग एक्सपोजर कंडीशन स्लैब है तो उसके लिए 20 mm होगा, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40 एंड फाउंडेशन के लिए 50, एंड मॉडरेट के लिए दिस वैल्यू एंड सीवियर के लिए दिस वैल्यू। तो ये जो वैल्यू लिखी गई है अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कंपोनेंट के लिए लिखी गई है। पहले हमने जो टेबल लिखा था उसके अंदर नॉर्मल है। आपसे अगर पूछ ले कि मॉडरेट एक्सपोजर के लिए जो है नॉमिनल कवर कितना होगा, कंपोनेंट का नाम मेंशन नहीं किया है मैंने, तो आप बोल देंगे 30 होगा, दैट्स ऑल। एक्सट्रीम के लिए कितना होगा, 75 होगा, दैट्स ओके। बट वहीं अगर आपसे पूछ ले फाउंडेशन के लिए अगर माइल्ड एक्सपोजर है तब कितना होगा, तो 50 होगा। हियर इट इज, ठीक है ना। तो ये नॉमिनल कवर है अलग अलग एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो है कंपोनेंट के हिसाब से। दूसरा टेबल हो जाएगा फायर रेजिस्टेंस को लेके। ये जेईएन में पिछले 2-3 साल में काफी क्वेश्चन पूछ लिए गए इस टेबल से। तो अगर मैं फायर रेजिस्टेंस को लेके अगर कवर की बात करता हूं, नॉमिनल कवर की अगर मैं बात करता हूं, तो जो कवर दिया जाता है वो कवर दिया जाएगा फायर रेजिस्टेंस को लेके। आधे घंटे के लिए रजिस्ट करवाना है, 1 घंटे के लिए या 1.5 घंटे के लिए, 0.5 फोर्स, 1 और एंड 1.5 फोर्स। तो आपको कितने ड्यूरेशन के लिए उसको रेजिस्टेंस करवाना है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब बीम मेरे पास में जो होती है,
बीम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो बीम जो है मेरे पास में, दैट इज बीम जो है वो सिंपली सपोर्ट भी हो सकती है और कंटिन्यूअस भी हो सकती हैं। सिंपली सपोर्ट या कंटिन्यूअस कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम हाफ एन आवर के लिए रेजिस्टेंस दूंगा, रेजिस्टेंस चाहता हूं तो 20 mm का कवर दूंगा। कंटिन्यूअस बीम है तो 20 mm का कवर होगा। 1 घंटे के लिए चाहते हैं तो 20 और 20 होगा, 1.5 घंटे के लिए 20 या 20 होगा। ठीक इसी तरीके से स्लेब की अगर हम बात करते हैं, स्लेब अगर सिंपली सपोर्टेड है, हाफ एन आवर के लिए रेजिस्टेंस चाहते हैं, सो इट इज द 20 mm, 1 आवर के लिए 20 mm और 1.5 आवर के लिए 25 mm, इसके लिए 25 mm होगा। क्लियर है? एंड कंटिन्यूअस के लिए दिस वैल्यू होगा, कॉलम के लिए 40 40 40 होगा। इस टेबल को याद करने का सीधा सा लॉजिक है, बीम और स्लेब दोनों के लिए हाफ एन और 1 और 1.5 और इन तीनों के लिए जो कवर होगा वो 20 mm होगा, एक्सेप्ट स्लेब अगर सिंपली सपोर्टेड है और 1.5 आवर के लिए हम रेजिस्टेंस देते हैं तो 25 mm होगा। एक वैल्यू अलग से याद रख लो, बाकी सबके लिए कॉमन है। बीम और स्लेब दोनों के लिए डेटा कॉमन है, आधे घंटे का, 1 घंटे का और 1.5 घंटे का। अगर स्लेब सिंपली सपोर्टेड है तो 25 mm का देंगे, बाकी जो है वो 20 mm का देंगे। फाउंडेशन के लिए, सॉरी कॉलम के लिए आप चाहे कोई सा भी रखो, हाफ और 1 और या 1.5 और वैल्यू जो है 40 mm का होगा। जेईएन में पिछले सालों में अगर आप पेपर देख रहे हैं तो इससे 3-4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, नोट करिए। माइल्ड एक्सपोजर, ये दोनों वर्ड का क्या मीनिंग है नदीम? माइल्ड एक्सपोजर मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन है। एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? एक्सपोजर का मतलब वातावरण का इफेक्ट क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। इफेक्टिव कवर के डेफिनेशन में एक्सट्रीम फाइबर कर दीजिए, इससे और क्लियर। एक्सट्रीम फाइबर ही तो लिखा है बेटा।
ये जो है नॉमिनल कवर हो जाएगा फायर रेजिस्टेंस को लेके। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन जो हम लोग देख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। यहां से अभी तक हमने डिजाइन के लिए जो पैरामीटर चाहिए हमें सेक्शन के नोटेशन क्या क्या होता है, वो नोटेशन हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे। नाउ अब हम जो है डिजाइनिंग के लिए जो बेसिक चीजें होती हैं, एक्चुअल डेप्थ, क्लियर डेप्थ और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स, ये क्या क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है अब हम डिस्कशन करते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाउ न्यूमेरिकल चीज़ें स्टार्ट होगी और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ज़रूरी होगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सेक्शन क्या होता है आप लोग जान सकते हैं, आपको पता चल गया सेक्शन में क्या क्या नोटेशन होते हैं। सिंगली का मतलब है स्टील जो है ओनली एक साइड दिया गया, हम अच्छे से जानते हैं जब हम एक साइड देते हैं तो वो टेंशन साइड ही होती है, ठीक है, क्योंकि टेंशन में कंक्रीट वीक होता है। सो दिस इज द हेडिंग लगाइए, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। इसमें पहला सब हेडिंग लगाइए, पहला सब हेडिंग लगाइए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहला सब हेडिंग लगाइए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, XA, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं XA। और नीचे कुछ नहीं लिखना है, अभी पहले समझेंगे अभी हम। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA, स्टार्ट होगी और ऑब्जर्वेशन यहाँ पे जरूरी होगा, ठीक है ना। तो हेडिंग लगाइए, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सेक्शन क्या होता है आप लोग जान सकते हैं, आपको पता चल गया सेक्शन में क्या क्या नोटेशन होते हैं। सिंगली का मतलब है स्टील जो है ओनली एक साइड दिया गया, हम अच्छे से जानते हैं जब हम एक साइड देते हैं तो वो टेंशन साइड ही होती है, ठीक है, क्योंकि टेंशन में कंक्रीट वीक होता है। सो दिस इज द हेडिंग लगाइए, एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। इसमें पहला सब हेडिंग लगाइए, पहला सब हेडिंग लगाइए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। पहला सब हेडिंग लगाइए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं XA। और नीचे कुछ नहीं लिखना है, अभी पहले समझेंगे अभी हम। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA, XA, ठीक है। चलो तो तो ये लिख लो फटाफट पहले, उसके आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट है कि सर अभी ये बफर ऑफ सिंगली रेनफोर्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हियर इट इज, हियर इट इज। तो जो मैं चीज बोल रहा हूं या जो समझा रहा हूं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लिसन केयरफुली एंड उसको जो है वो जो है ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कमेंट में नहीं देखूंगा आगे 5 मिनट तक, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उधर कोई अभी कुछ ना लिखें। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि सबसे पहले हमारे पास में जो सेक्शन है वो सेक्शन क्या हो गया, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंक्रीट कंप्रेशन में है। ये मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी कंक्रीट नहीं है, यहाँ पे कोई भी कंक्रीट नहीं है, और जो स्टील था उसको हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, ये हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज M × AST। ये हमने कंक्रीट में कन्वर्ट करके यहाँ लगा दिया, ये हो जाएगा विड्थ B, और इसकी जो डेप्थ होगी XA की, मतलब न्यूट्रल एक्सिस की जो डेप्थ होगी वो हम लोग XA से डिनोट कर देते हैं, और XA जो मेजर किया जाता है वो टॉप फाइबर से करते हैं, टॉप फाइबर से करते जाते हैं।
इसके सेंटर से इसके बीच की जो दूरी होगी वो हो जाएगा दैट इज द डी, ये हो जाएगा दैट इज द डी, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, ये जो हमने कंक्रीट लगाया है, स्टील को कन्वर्ट करके जो हमने कंक्रीट लगाया है, इसका एरिया होता है, ये एरिया है, लेकिन इसकी थिकनेस नहीं होती, लाइन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, हम लोग लाइन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब लाइन एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो भाई इसके और न्यूट्रल एक्सिस के बीच की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, d माइनस एक्स ए ओनली। पूरी d थी, उसमें से x से माइनस कर दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी d माइनस एक्स से, न्यूट्रल एक्सिस से बीच की दूरी, ठीक है, सिंपल है। अब एक्स ए जो निकालते हैं उसका कंसेप्ट क्या है, एक्स ए ये कहता है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट के। रिपीट कर रहा हूं, शांति से सुनो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट है उसके मोमेंट के। यानी कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर और नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट को इक्वेट करके बराबर करके हम लोग वैल्यू निकालते हैं। सिंपल, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं तो भी मेरे पास न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू एक्स ए, एरिया ऑफ कंक्रीट किससे मोमेंट करेगा, इसके CG से। तो रेक्टेंगल का CG होता है h/2 पे, तो ये मोमेंट कर जाएगा xa/2 से। और कोई बच रहा ऊपर, कोई नहीं बच रहा। नीचे बराबर में आ जाते हैं, बराबर नीचे एरिया ऑफ कंक्रीट कितना, m इंटू AST, ये हो जाएगा m इंटू AST। ये मोमेंट करेगा इससे और इसके बीच की दूरी पर, दैट इज द d माइनस एक्स ए, दैट इज द d माइनस एक्स ए। ये एक्स ए की इक्वेशन हो गई। फंडा क्लियर? लगे हाथ हम लोग टी बीम का भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास में ये कोई एक सेक्शन है जहां पे ये हो जाएगा BW, ये हो जाएगा दैट इज द BF, ये हो जाएगा DF, और यहाँ पे स्टील लगा है जिसको हमने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बीच की दूरी जो हो जाएगा दैट इज द D, है ना। अभी अगर हम देखें तो भाई मैंने न्यूट्रल एक्सिस जो माना है वो यहाँ पे मान लिया, फ्लेंज के अंदर मान लिया, दिस इज द एक्स ए। तो इसके लिए जब हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एरिया ऑफ कंक्रीट, ऊपर एरिया ऑफ कंक्रीट कितना होगा, दिस वन, इसका मोमेंट। तो एरिया ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, BF इंटू एक्स ए, BF इंटू एक्स ए किससे मोमेंट करेगा, इसके हाफ से। तो ये हो जाएगा xa/2 बराबर होगा, और कोई बचा नहीं ऊपर, बराबर होगा इस एरिया ऑफ कंक्रीट, नीचे एरिया ऑफ कंक्रीट कितना, इतना सा है, तो बराबर हो जाएगा m इंटू AST, और इस दूरी से यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी दैट इज द d माइनस एक्स ए, AST दैट इज द d माइनस एक्स ए, इसके बराबर हो जाएगा अगर न्यूट्रल एक्सिस फ्लेंज में है। तो अगर मैं बोल देता हूं कि भाई मेरे पास जो है न्यूट्रल एक्सिस यहां नहीं है, अब यहां नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं इन सबको। मैं अब दूसरा पार्ट ले लेता हूं जिसके अंदर क्या बोल रहा हूं कि भाई न्यूट्रल एक्सिस मेरे पास में यहां पे है, कहीं पे भी हो सकती है, आगे बात करेंगे वो सारी चीज। तो ये हो जाएगा एक्स ए। इसके लिए अगर हमें इक्वेशन लिखना तो क्या लिखेंगे, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एरिया ऑफ कंक्रीट अब यूनिफॉर्म नहीं है, दो अलग अलग एरिया में, या तो प्योरली रेक्टेंगल था, यहाँ पे दो अलग अलग चीजों में है, तो अलग अलग है। तो भाई मैंने अभी सोम नहीं करा है, एक बात ये मान लेते हैं, दूसरा ये भी मान लेते हैं कि मुझे नहीं आता है, कॉम्प्लिकेशन क्यों बढ़ाऊं, नहीं बढ़ाते थे, काम करते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं, इसको अलग निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, सम कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू। तो पहले इसकी मोमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका एरिया कितना, ओनली पहले की बात कर रहा हूं, पहले का एरिया कितना, BF इंटू DF। तो ये हो जाएगा मेरे पास में BF इंटू DF, किससे मोमेंट करेगा, पहले के CG से। तो रेक्टेंगल का CG h/2 पे होता है,
तो इसके CG से ये जो दूरी होगी इससे मोमेंट करेगा। तो इस XA में से ये माइनस कर दूं, कितना होगा dF/2, तो ये मोमेंट करेगा XA माइनस dF/2। ये लो ऊपर वाले का काम हो गया तो इसको हटा दो भाई, अब ये लगा हुआ ही नहीं, इसको भूल जाओ। अब ओनली ये वाला पोर्शन बचा है, अब ओनली ये वाला पोर्शन बचा है जो कि रेक्टेंगल है। तो इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ कितनी है BW, इसकी हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है, तो ये यहां से यहां तक x है, उसमें से ये माइनस कर दूं तो मेरे पास में ये हाइट आ जाएगा। क्लियर? तो इसका एरिया कितना होगा BW इंटू XA माइनस DF, BW इंटू XA माइनस DF किससे मोमेंट करेगा, इस हाइट के हाफ से, यानी कि इसके बटा 2 से। तो ये बटा 2 कर देता हूं, दोबारा ना लिख के मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, बटा 2 कर दिया। और कोई एरिया बचा है? कोई नहीं बचा है। अब नीचे कौन सा एरिया, M इंटू ST, इसकी दूरी कितनी है यहां से यहां तक, D माइनस XA, तो बराबर कर दो M इंटू AST D माइनस XA। ये लो जी, ये आपका टी बीम का कंसेप्ट खत्म। चीज कंसेप्ट क्या कहता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट के। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, मान लो मैंने आपको ऐसा बीम दे दिया, ये ESC का मेंस का क्वेश्चन है, ऐसा अगर बीम दे दिया, या मैंने आपको ऐसा अगर बीम दे दिया, कैसा भी बीम दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एरिया ऑफ कंक्रीट के मोमेंट कराना है, ठीक है ना। तो भाई क्या करेंगे, मान लो न्यूट्रल एक्सिस यहां मानता हूं, तो नीचे कैसा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कैसा भी शेप हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैंने ऐसा बीम दे दिया, ऐसा बीम दे दिया, और मैंने कहा न्यूट्रल एक्सिस यहां पे है, क्या फर्क पड़ता है नीचे कैसा भी हो, क्योंकि कंक्रीट हम मानते ही नहीं है नीचे। क्लियर है ना। तो कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्या कंसेप्ट है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसका मोमेंट बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट के। अगर एरिया ऊपर, नीचे तो हमेशा एक ही रहना है, ऊपर अगर एरिया अलग अलग शेप में आ रहा है या कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है, तो उसको अपनी सहूलियत के लिए रेक्टेंगल में तोड़ लो या उस एरिया में तोड़ लो जिसका CG आप जानते हैं। रेक्टेंगल ज्यादा बेटर है, h/2 पे CG होता है, दैट्स ऑल। और उनको सबको सम कर दो, आंसर आ जाएगा, कहीं गलत नहीं होगा। क्लियर हो गया सबको? यस और नो, एवरीवन टाइप नाउ। अब टाइप करिए, सबको क्लियर हो गया? चलो, तो इसमें पहला हो जाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और ये हो जाएगा इट इज फाउंड बाय इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट ऑन बोथ साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के दोनों साइड, ऊपर और नीचे, हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ कंक्रीट के मोमेंट को बराबर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, एंड ये हो जाएगा दैट इज द B, एंड ये हो जाएगा दिस इज द XA, दिस इज द XA। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, दैट इज द D। ये मेरे कंक्रीट में कन्वर्टेड है, दैट इज द M इंटू AST। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज द D माइनस XA, D माइनस XA, ठीक है, D माइनस XA। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एरिया ऑफ कंक्रीट, तो ये हो जाएगा दैट इज B इंटू XA इंटू XA/2 इज इक्वल टू, नीचे कंक्रीट कितना, M इंटू AST, दैट इज D माइनस XA। दिस इज द इक्वेशन। तो ये रटना नहीं है, मैं फिर बोल देता हूँ, रटना नहीं है। आप मेरी क्लास में
जहाँ पे टेबल को छोड़ के बाकी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कंसेप्ट फोकस करते रहिए। चलो लिखो, फटाफट लिखो इसको। नीचे टेंशन साइड में हाइट को 2 से डिवाइड क्यों नहीं करते? बेटा ये जो हम एरिया लेते हैं ना, ये जो m इंटू एस टी लिखते हैं, ये m इंटू एस टी जो होता है ये लाइन एरिया में होता है। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन लाइन एरिया। लाइन एरिया, लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती है, इसीलिए हम लोग जो हैं इस एएसटी को डायरेक्टली सीधा सीधा एक ही जगह मान के लिख देते हैं। ठीक है ना विशाल एंड संदीप? ठीक है बेटा, राइट। लाइन एरिया का मतलब क्या होता है? इट हैज द एरिया बट डजंट हैव द थिकनेस। इसकी थिकनेस नहीं होती, पूरा का पूरा एरिया एक लाइन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर है? नोट करो इसको। मोहित कौन सी चीज एक्सप्लेन करनी है? मेंशन इट, आई विल एक्सप्लेन, नो इश्यू। मोमेंट एरिया का क्या? प्रवीण क्या बात करते हो यार, मोमेंट एरिया ऑफ कंक्रीट। अरे भाई जो एरिया ऑफ कंक्रीट है ना, जो उसके मोमेंट को हम लोग बराबर करते हैं, इक्वेट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर जो एरिया है उसका मोमेंट और नीचे जो एरिया ऑफ कंक्रीट है उसके मोमेंट को हम लोग क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। तो बाय दिस वी कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब यहां से कुछ कंक्लूजन, कुछ और बातें करते हैं, कुछ बातें थोड़ी सी और कर ली जाए। क्या बातें होगी? नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट चलो, क्या बातें होगी? तो इसमें अगर हम, अच्छा हमने ये भी जो है देखा है, एक्स ए जो मेजर होता है वो मेजर होता है टॉप एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से हम लोग मेजर करना शुरू करते हैं। अगर एक्स ए का वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू नीचे की साइड शिफ्ट होगा। अगर वैल्यू बढ़ रहा है तो नीचे की साइड शिफ्ट होगा, और एक्स ए का वैल्यू कम हो रहा है तो ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। मतलब ये समझना है, एक्स ए जो मेजर होता है फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से मेजर होता है, ध्यान रखिएगा ये। अब इसमें बात करते हैं। तो भाई हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो इक्वेशन है दैट इज द बी इंटू, तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इक्वेशन इज द बी इंटू एक्स ए
इंटू एक्स ए बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू ए एस टी, दैट इज द डी माइनस एक्स ए। ये हमने इक्वेशन लिखा है एंड हियर इज द सेक्शन, दिस इज द सेक्शन, ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस एंड वी आर मेजरिंग द एक्स ए फ्रॉम द टॉप फाइबर। टॉप फाइबर मतलब टॉप से हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसको मैं बाहर शो कर देता हूँ। ये हम लोग यहाँ से मेजर कर रहे हैं, दिस इज द एक्स ए, हियर इट इज द बी एंड इट इज द ए एस टी, एम इंटू ए एस टी, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम ये बोलें कि अगर मैंने एरिया ऑफ स्टील बढ़ाया है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मैंने एरिया ऑफ स्टील बढ़ा दिया, इसका मतलब इसको m से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला जो नीचे है कंक्रीट, इक्विवेलेंट कंक्रीट बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ स्टील बढ़ाने का मतलब नीचे का एरिया बढ़ गया, तो नीचे का एरिया जब बढ़ गया यानी कि टेंशन साइड का एरिया बढ़ गया, तो मुझे कंप्रेशन साइड में जो एरिया उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स ए जो निकला है वो एरिया मोमेंट को या मोमेंट एरिया को बराबर करके निकला है। तो नीचे अगर एरिया बढ़ गया तो ऊपर भी मुझे एरिया बढ़ाना पड़ेगा। अब एरिया बढ़ाने के लिए मेरे पास में दो डायमेंशन है, एक तो बी और एक एक्स ए। बी विड्थ को शो कर रहा है, एक्स ए उसकी डेप्थ के रिगार्डिंग जा रहा है। सामान्यतः इन जनरल हम लोग बी को नहीं बढ़ाते हैं, विड्थ ज्यादा नहीं देते हैं, ठीक है ना। हम कोशिश ये कर लेते हैं कि भाई डी बढ़ा दो, ज्यादा बेटर रहेगा बजाय बी बढ़ाने के। तो जब नीचे की साइड एरिया बढ़ गया तो ऊपर की साइड मुझे अगर एरिया बढ़ाना है तो भाई एक्स ए जो है बढ़ानी पड़ेगी। इसका मतलब एक्स से नीचे की साइड शिफ्ट होगा या ऊपर की साइड शिफ्ट होगा। एक्स से मेजर कहां से कर रहे हैं, ऊपर से, कंप्रेशन फाइबर से कर रहे हैं। तो मुझे अगर एरिया बढ़ाना है तो एक्स ए विल शिफ्ट डाउनवर्ड, तभी एरिया बढ़ेगा, हाँ या ना। तो अगर मैं ए एस टी बढ़ा देता हूं तब एक्स ए जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स ए डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ताकि दोनों साइड एरिया को हम लोग बराबर कर सके, ठीक है। अगर मैं ए एस टी कम कर देता हूं, मान लो मैंने इस स्टील को कम कर दिया, तो नीचे अगर मैंने एरिया कम कर दिया तो ऊपर भी मुझे एरिया कम चाहिए। तो भाई कम चाहिए, पहले मान लीजिए इतना था, अब मुझे कम एरिया चाहिए, तो अब क्या होगा, कम एरिया चाहिए तो इसको एक्स को इतना ही मान लो, तो ये एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने एस टी कम किया तो एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दोनों क्यों, बिकॉज टू इक्वेट द एरिया मोमेंट, दोनों के एरिया मोमेंट को इक्वेट करने के लिए ये जो है ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है। एवरीवन क्लियर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है आप लोग नोट करके मेंशन कर लीजिए, ये हम लोग देख चुके हैं, तो ये नोट करके उसी में आगे मेंशन कर लो। इफ एरिया ऑफ स्टील इंक्रीजेस देन एक्स ए जो है ना एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल शिफ्ट डाउनवर्ड, एंड अगर एरिया ऑफ स्टील कम किया जाता है, डिक्रीजेस करते हैं, तो एक्स ए जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है, इसको स्टेटमेंट में लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हाँ या ना, ये समझ जाओगे ना। इफ ए एस टी इंक्रीज देन एक्स ए डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, एंड ये अगर कम करते हैं तो एक्स ए अपवर्ड शिफ्ट होगा। दोनों का कारण क्या है, बिकॉज टू इक्वेट द एरिया मोमेंट। लिखो इसको,
चलिए, तो ये बात हो गई हमारे पास एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को लेके, पहला सेगमेंट जो है एक्चुअल डेप्थ का। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग ब्रेक के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ब्रेक है 10 मिनट। तो बेटा जी ये एक इमेजिनरी लाइन है जो आपको ये इंडिकेट करती है कि इसके ऊपर कंक्रीट कंप्रेशन में होगा और नीचे जो है वो टेंशन में होगा, ठीक है ना। तो ये एक लाइन है जो मटेरियल के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज होती है ना। ओके, अब आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब आगे इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बात क्या होगी कि मान लीजिए हमारे पास में ये कोई एक सेक्शन दे रखा है, लुक एट दिस, ये कोई एक सेक्शन दे रखा है ना। और इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास में जो स्ट्रेस डायग्राम होगा वो क्या होगा, वो कुछ होगा ऐसे, ये कुछ हो जाएगा ऐसे। दिस इज द M into AST। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकती है, मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ सकती है दैट इज सिग्मा ST बाई M, सिग्मा ST बाई M इतनी जा सकती है। कंक्रीट में जो WSM के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रेस जो जा सकती है वो सिग्मा CBC जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। मैं रिपीट कर देता हूं, कंक्रीट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस जा सकती है वो सिग्मा CBC जा सकती है, क्योंकि WSM इतना ही अलाउ करता है। नीचे जो स्टील है जिसको आपने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया, ये जो स्ट्रेस ये जो सॉरी रिपीट कर रहा हूँ, जो ये स्टील था उसको आपने कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस जो आ सकती है, मैक्सिमम आ सकती है WSM के हिसाब से, वो इतनी आ सकती है, इतनी आ सकती है। इस टाइम जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी वो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी। इस टाइम जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होगी। क्रिटिकल माने WSM के हिसाब से आपने जो भी डायमेंशन दी है या जो भी मटेरियल लगाया है उस मटेरियल के अंदर कंक्रीट जो है मैक्सिमम यूज की जा चुकी है, स्टील जो है वो भी मैक्सिमम यूज की जा चुकी है। अब आप इससे ज्यादा मटेरियल को यूज नहीं कर सकते WSM की थ्योरी को कंसेप्ट यूज करते हुए या WSM का कंसेप्ट यूज करते हुए। रिपीट कर देता हूं, XC क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होता है। ये वो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ होती है जिसके करस्पॉन्डिंग जो मटेरियल आपने प्रोवाइड किया है उस मटेरियल को मैक्सिमम यूज कर लिया है। कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा CBC चली गई और स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा ST बाई M आ गया। स्टील माने इक्विवेलेंट कंक्रीट के अंदर इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं आ सकती या इससे ज्यादा आप लोग मटेरियल यूज नहीं कर सकते। So this depth is known as the critical depth of neutral axis। क्लियर है? और ये मैक्सिमम यूज करता है मटेरियल को WSM के हिसाब से, राइट। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन हो जाएगा इट इज सच डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑन विच द कंक्रीट एंड स्टील रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम। एक ही टाइम के ऊपर कंक्रीट में और स्टील में, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस वैल्यू मिल गया है। ये डेप्थ कहलाती है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस और इसके रेस्पेक्ट में मटेरियल मैक्सिमम यूज हो चुका है एज पर द WSM। क्लियर? तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा हमारे पास दैट इज क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के अंदर ये डेफिनेशन लिख लो, इट इज सच डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर विच maximum permissible stresses in concrete and steel obtained at same time। डायग्राम की जरूरत नहीं है, डायग्राम की जरूरत नहीं है। और अगर ये मत बनाइए डायग्राम, मैं इधर बना देता हूं, ये बना लीजिए, ये बना लीजिए आप डायग्राम, बेटर ये होगा। सो ये हो जाएगा कुछ ऐसे और इसमें स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे। लुक एट दिस, ये हो जाएगा सिग्मा CBC और ये हो जाएगा सिग्मा ST बाई M और ये डिस्टेंस हो जाएगी दिस इज द XC। ये हो जाएगा आपके पास में दिस इज द XC, हियर इट इज दिस इज द XC। क्लियर है? नोट करिए इसको, ये रहने दीजिए, इसको जरूरत नहीं है, ये बना लो।
So this is the XC, that is the critical depth of neutral axis, and it is such depth of neutral axis for which maximum permissible stresses in concrete and steel obtained at same time. Obtained at same time. चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज अंडर, ओवर एंड बैलेंस सेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा अंडर, ऑब्टेन एट सेम टाइम। दैट इज द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड इट इज सच डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर विच मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील ऑब्टेन एट सेम टाइम। Obtain its over and balance section। चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए अंडर, अपर और बैलेंस सेक्शन। आप जो समझाते हैं फिगर में उसको लिखने भी दिया कीजिए, जैसे टी बीम समझाया था आपने उसको नोट नहीं करा पाए। बेटा नदीम, वो प्रैक्टिस के लिए था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे डब्ल्यू वाला होगा, टी बीम वाला, वहां पे इसको दोबारा बताएंगे। जैसे अगर आप ऐसे समझो कि अगर मैंने क्लास के अंदर आपको कुछ चीज सिखाई है कि भाई 1 + 1 क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया कि 1 और 1 2 कब होता है, 2 कब होता है, कब नहीं होता है, ये मैंने बता दिया। इसके साथ साथ मैंने आपको ये वाली प्रैक्टिस भी करा दी, और मैंने ये भी करा दिया, इन सब की प्रैक्टिस एक साथ करा दी कि भाई जो कंसेप्ट हमने यहाँ लगाया वो सब जगह यही चलेगा। लेकिन जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ना, तो ये अलग चैप्टर में होगा, ये अलग चैप्टर में होगा, और ये यहाँ पे होगा, बट कंसेप्ट सेम है। इसलिए आपको समझा देते हैं कि आगे जब हम ये करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमने बेसिक वहां पे सीख चुके हैं, बस उसी का ही पार्ट है। तो हमें फॉर्मूले या कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये पता है कि भाई ये चीज वहीं से तो आई है, जो चीज ये है वो की वो चीज ये है। अगर मैं आपको ये दे दूं एग्जाम के अंदर, तो आपको अच्छे से पता है कि इनको सम करेंगे तो क्या होगा। जो हमने सिंगली में सीखा है, जो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, वो डब्ल्यू में भी वही चलेगा, टी और एलबी में भी वही चलेगा, डब्ल्यूएसएम में, एलएसएम के तीनों पार्ट में यही चलेगा, बीम में यही चलेगा, फुटिंग में थोड़ा बहुत यही चलेगा, स्लेब में यही चलेगा, सेम चीज चलेगी, कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अलग अलग बात होगी। इसलिए हम लोग समझने के लिए था वो, मैं जहां जरूरत होगी वहां पे सारा लिखवा दूंगा, डोंट वरी नदीम। चलो तो अंडर, अवर और बैलेंस सेक्शन, दिस इज द हेडिंग। अब ये कहानी क्या कहता है, तो पहले इसकी सारी चीजें समझ लेते हैं कि क्या है ये और क्या बात करता है ना। तो एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं 6ठी या 7वीं, 6th या 7th स्टैंडर्ड क्लास में चलते हैं, वहां से जो चीजें होती हैं उसी से हम लोग को रिलेट करके समझते हैं। तो सब लोग आंसर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर रुकूंगा, मैं आशा करूंगा कि आप उस टाइम के अंदर आंसर दे देंगे। थोड़ा गैप रहता है, लेफ्ट है ये, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मुझे, मान लीजिए मैं 6th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, उसी से हम लोग ये समझेंगे। मान लीजिए मुझे किसी भी पर्टिकुलर लोड को ट्रांसफर करने के लिए, मान लीजिए मुझे 100 यूनिट का लोड ट्रांसफर करना है,
100 यूनिट मान लो या 200 यूनिट मान लो, 200 यूनिट मान लो। अगर मुझे 200 यूनिट का लोड ट्रांसफर करना है और एक आदमी की कैपेसिटी जो है वो मान लेते हैं हमारे पास, दैट इज द 25 किलो न्यूटन है। एक आदमी जो है वो कितना लोड ले सकता है? 25, मैक्सिमम इतना ले सकता है। तो बताइए इस लोड को ट्रांसफर करने के लिए कितने आदमी चाहिए होंगे? कितने आदमी चाहिए होंगे? नंबर कितने होंगे बताओ क्विक। विशाल का है कि प्रैक्टिकली जब घर बनाते हैं तो रेनफोर्समेंट के साथ कंक्रीट होता है, आप तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो भाई इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये थ्योरेटिकल बातें हैं, स्टील को हटा के हम लोग कंक्रीट मानते हैं ताकि हम WSM का कंसेप्ट लगा सके, जबकि रियल में ऐसा नहीं करते हैं। स्टील अपनी जगह लगी है, पहली चीज ये। दूसरी चीज कि हमने न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंक्रीट को नेग्लेक्ट माना है। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां से कंक्रीट हटा ही दो, आप बन लगाओ ही मत, ऐसा नहीं है। वो कंक्रीट वहीं लगी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो स्ट्रेंथ है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि अब पूरी की पूरी टेंसाइल स्ट्रेस कौन ले रहा है? स्टील ले रहा है। तो कंक्रीट के द्वारा जो लिया जा रहा है वो नेग्लिजिबल हो गया, दैट्स व्हाई उसको हम मानते नहीं है, जबकि लगी हुई है। ठीक है चलो ये बताओ, ये 4 आदमी है, ये कौन है भाई? है जिसका भी 4 आंसर है वो वापस जाए क्लास में, चौथी छठी या 7वीं क्लास में, वहां से पास आउट होए, फिर आके इंजीनियरिंग की तैयारी करें। तो बताओ 40 आदमी, वाह मजा है भाई सच में। बताओ यार, मैं मतलब फालतू के कंसेप्ट सिखा रहा हूं तुम्हें। क्या बोले हैं अब आपको? है 200 किलो न्यूटन का लोड उठाना है, एक आदमी कैपेसिटी 25 है, तो कितने आदमी चाहिए? एक लिख रहा है 4, एक लिख रहा है 40। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मान लेते हैं सही होगा। चलो इसको वापस कंसेप्ट पे आते हैं, इसी चीज से समझते हैं। तो भाई अगर मुझे 200 यूनिट का लोड ट्रांसफर करना है तो सीधी सी बात है, एक आदमी की कैपेसिटी अगर 25 किलो न्यूटन है तो इसको ट्रांसफर करने के लिए 8 आदमी चाहिए होंगे। 8 आदमी चाहिए होंगे। 8 आदमी ही अगर मैं देता हूं तो 8वां आदमी अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए इस लोड को ट्रांसफर कर लेंगे। वर्डिंग पे ध्यान देना, अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए इस लोड को ट्रांसफर कर लेंगे। दैट इज द वन। 8 ही चाहिए थे, 8 ही मैंने दे दिए। अब अगर मैं आपको बोल देता हूं कि मैंने 8 आदमी की जगह मैंने आपको 5 आदमी ही दिए, चाहिए कितने थे? 8, दिए कितने? 5। क्या ये 5 आदमी अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए इस लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं? कतई नहीं। आप अगर इन 5 आदमी पे ये लोड दोगे तो ये लोड नहीं ले पाएंगे, फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे मतलब उठा ही नहीं पाएंगे, हाँ या ना? तो हमने क्या करा, जितने आदमी चाहिए थे उससे अगर मैंने कम दिए तो ये आदमी जो है कभी भी लोड जो है वो नहीं उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। वहीं अगर मैं ये नहीं उठा पाएंगे का मतलब क्या हुआ कि इनमें जो लोड आया है वो इनकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड आ गया। जो लोड आया है, जो इनको जो उठाना है वो इनकी कैपेसिटी से ज्यादा आ रहा, सो दे डोंट पिक अप, ये नहीं उठा पाएंगे, फेल हो जाएंगे। दिस इज द वन। अब अगर मैं 8 की बजाय बोल देता हूं कि भाई मैंने आपको 12 आदमी दे दिए, कितने आदमी? 12 दे दिए, तो क्या ये 12 आदमी अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए लोड उठाएंगे, या इन 12 के अंदर कभी भी किसी भी सिचुएशन में पूरी कैपेसिटी तक तो लोड नहीं जाएगा? क्या आंसर होगा कि अगर मैं 8 आदमी देता हूं तो पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए लोड उठा लेते हैं, लेकिन अगर 8 की जगह मैंने 12 दिए तो ये 12 आदमी कभी भी पूरी कैपेसिटी तक लोड नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब जो है वो 4 आदमी एक्स्ट्रा हैं, 4 आदमी 4 आदमी एक्स्ट्रा हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ लोड उठाएंगे।
तो वो क्या करेंगे, इन आटो से कुछ ना कुछ लोड लेंगे और सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये 12 आदमी में कभी भी मैक्सिमम कैपेसिटी तक लोड नहीं जाएगा, इसमें कम ही रहेगा और ये आराम से लोड उठा लेंगे, ये आराम से लोड उठा लेंगे। सिंपल सी बात है, कोई इसमें इश्यू है नहीं। सेम कंसेप्ट, सेम चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं इधर की साइड, आरसीसी वाले सेक्शन पे। सेम चीज को मान लीजिए मुझे कुछ पर्टिकुलर लोड को ट्रांसफर करना है, उस लोड को ट्रांसफर करने के लिए मान लीजिए मुझे 8 बार देनी है। 8 बार अगर मैं देता हूं तो वो 8 बार अपनी पूरी कैपेसिटी को यूज करते हुए, पूरी कैपेसिटी कितनी, सिग्मा ईएसटी, सिग्मा एसटी को यूज करते हुए लोड को ट्रांसफर कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, राइट। अब अगर मैंने 8 की जगह 5 ही बार दी है, 5 ही बार दी है, तो इसमें लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगी, लोड की वजह से जो स्ट्रेस आएगी दैट इज द टीए, वो बहुत ज्यादा होगी सिग्मा ईएसटी से और मेंबर फेल हो जाएगा। टीए का वैल्यू बहुत ज्यादा होगी सिग्मा ईएसटी से और मेंबर फेल हो जाएगा। हमें चाहिए कितने थे, 8 बार, दी कितनी है, 5 बार, यानी कि कम बार दिया, कम एरिया ऑफ स्टील दिया है। तो जहां पे भी मैं कम एरिया ऑफ स्टील देता हूं वो कहलाता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अंडर, जितना हमें चाहिए था उतना ना देके हमने कम दिया, दैट इज नोन एज द अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और उसमें स्टील में जो एक्चुअल में स्ट्रेस आई है जो लोड की वजह से, वो बहुत ज्यादा होगी परमिसिबल से और मेंबर फेल हो जाएगा। फेल कौन होगा, स्टील फेल होगी, क्योंकि स्टील में स्ट्रेस उसकी लिमिट से ज्यादा आ गई। क्लियर है, दैट इज नोन एज द अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अब एक मैंने एरिया ऑफ स्टील कम दिया है, नीचे एरिया ऑफ स्टील कम दिया है, तो दिखती सी बात है एक्स ए जो होगा वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, एक्स ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। 8 बार के रेस्पेक्ट में एक्स सी है और 5 बार के रेस्पेक्ट में एक्स ए है, ऊपर शिफ्ट हो गया। स्टील इसके अंदर पहले फेल हो गई। ये अंडर रेनफोर्स की कहानी है। स्टील फेल हो रही है तो स्टील का फेलियर नेचर डक्टाइल होता है। स्टील लगी टेंशन साइड में तो इसको हम टेंशन फेलियर बोलते हैं। क्लियर। अब आते हैं, मैंने 5 बार, 8 बार चाहिए थी, पहली बार मैंने 5 बार दी। अब मैं दे देता हूं कितने, अब मैं दे देता हूं 12 नंबर ऑफ बार। तो 12 नंबर ऑफ बार अगर मैं देता हूं तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ स्टील मैंने क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया। ज्यादा दे दिया तो एक्स ए क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये लो, एक्स ए डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे स्टील में जो स्ट्रेस होगी वो बहुत कम होगी सिग्मा ईएसटी से, तो स्टील इसमें कतई फेल नहीं होगी, स्टील इसमें कभी भी फेल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पे वैल्यू तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम क्या बोल रहे हैं, हमें 8 बार चाहिए थी लेकिन हमने दिया कितना, 12, यानी कि ज्यादा दे दी है, तो ये हो जाएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इसमें स्टील फेल नहीं होती है। एक्स ए का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा एक्स सी से, एक्स ए का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा एक्स सी से। तो जब एक्स ए का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा एक्स सी से, तो डब्ल्यूएसएम ये कहता है कि भाई इस सेक्शन में आप कंक्रीट मैक्सिमम यूज कर सकते हैं इस डेप्थ तक, एक्सी तक। इससे ज्यादा कंक्रीट यूज नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा कंक्रीट यूज करेंगे तो कंक्रीट फेल हो जाएगी। फेल होने का मतलब कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस आ रही हैं वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी सिग्मा सीबीसी से। अगर आप यहीं तक कंक्रीट यूज करते हैं तब तो सीए का वैल्यू इसके बराबर होगा, लेकिन अगर आप और कंक्रीट यूज कर लेते हैं तब कंक्रीट में जो स्ट्रेस होगी वो ज्यादा हो जाएगी इससे और कंक्रीट फेल हो जाएगी। तो हमारे पास ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हम लोग यहां तक न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं, यानी कि ये एक्स्ट्रा कंक्रीट हम यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन डब्ल्यूएसएम कहता है कि मेरी लिमिट यहीं तक है, इससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो जैसे मैं इसमें आगे बढ़ गया तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में कंक्रीट पहले फेल हो जाएगी और कंक्रीट जो है पहले फेल होगी, और कंक्रीट का फेलियर नेचर जो होता है वो ब्रिटल होता है। कंक्रीट लगी कंप्रेशन में होती है, जिसको हम लोग कंप्रेशन फेलियर भी बोलते हैं, कंप्रेशन फेलियर भी बोलते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अंडर ओवर सेक्शन। क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है अंडर और ओवर सेक्शन, जिसके बारे में हमें 1 by 1 सारा डिस्कशन करना है, क्या और कैसे और क्यों होगा।
तो यही हेडिंग हम लोगों ने यहाँ पे लगाया था, अंडर अवर एंड बैलेंस सेक्शन। तो पहला इसमें सब हेडिंग लगाइए, पहला इसमें सब हेडिंग लगाइए, दैट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, हियर इट इज, दिस इज द सेक्शन, और ये मेरे पास में जो है दिस इज द एक्स क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड दिस इज द ASC, ये हो जाएगा मेरे पास M इंटू AST, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा B। अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस डायग्राम अगर हम बनाएंगे तो क्या कहानी होगी, यहाँ पे अगर हम देखें, सॉरी मैं इसको अलग कलर यूज कर लेता हूँ। चलिए, तो पहला अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज द XA, ये जो डेप्थ होगी वो आ जाएगी मेरे पास, दिस इज द XA की एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस XA। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए XA, नहीं पहले जो काम की चीज है वो लिखते हैं, AST जो प्रोवाइड किया गया है, प्रोवाइड जो किया गया है वो लेस देन है AST बैलेंस से, AST बैलेंस से। जब मैंने स्टील कम दिया है, स्टील मैंने कम दिया है, तो भाई XA जो होगा वो ज्यादा, XA जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा XC से, यानी कि X से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। नीचे स्टील कम दिया तो X से भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर। तो X से ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया। अब इसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारे पास कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस जो जा सकती है, कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस जो जा सकती है वो जा सकती थी सिग्मा CBC तक। कहां तक, सिग्मा CBC तक, यहां तक जा सकती थी। ये कब जाएगी, ये कब जाएगी, जब XA का वैल्यू XC के बराबर आ जाएगा, XA का वैल्यू XC के बराबर आ जाएगा, तो कंक्रीट में जो स्ट्रेस आई है वो सिग्मा CBC के बराबर हो जाएगी। लेकिन हमने, अगर मैं इतना कंक्रीट यूज करता हूं, अगर मैं इतना कंक्रीट यूज करता हूं, तब मेरे पास कंक्रीट में जो स्ट्रेस है CA जो लोड की वजह से आई है वो सिग्मा CBC के बराबर होगी। लेकिन हमने यूज कितना किया है, हमने यूज ये ना करके हमने यूज किया है इतना सा। तो दिखती सी बात है, कंक्रीट में जो स्ट्रेस होगी वो परमिसिबल से कम होगी, परमिसिबल से कम होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों मेरे पास में कंक्रीट में जो स्ट्रेस होगी वो परमिसिबल से क्या हो गई, कम हो गई। ये जो स्ट्रेस आई है दैट इज द CA। तो CA का वैल्यू जो होगा इसमें दैट इज लेस देन सिग्मा CBC। CA का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन सिग्मा CBC होगा, लेस देन सिग्मा CBC होगा, क्लियर है। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि भी यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस जो जाती है वो कहां तक जाएगी, ये जाती है मेरे पास दैट इज सिग्मा EST/m। ये जो वैल्यू होगा दैट इज द सिग्मा EST/m, दिस इज द सिग्मा EST/m। यही होगा। चूंकि मैंने एरिया ऑफ स्टील कम दिया है तो दिखती सी बात है भाई, मेरे पास में जो स्ट्रेसेस आएगी वो स्ट्रेसेस क्या होगी, जो स्ट्रेस आएगी वो स्ट्रेस फेल होने के टाइम इससे ज्यादा हो जाएगी। At the time of failure, at the time of failure, this value is the more than this value. At the time of failure ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे, दैट इज TA/m ग्रेटर देन सिग्मा EST/m। ये कब होगी, जब फेल होगी। अगर मैं लिख देता हूं कि फेल होने के टाइम स्ट्रेस कितनी है स्टील में, तो TA/m का वैल्यू ज्यादा है सिग्मा EST/m। अगर मैं इसी चीज को पूछ लूं मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जो आप डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा दोस्तों वो मैक्सिमम वैल्यू इसका आएगा दैट इज, ये वैल्यू आएगा मैक्सिमम सिग्मा EST/m के। तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वल भी लिखते हैं, इक्वल भी लिखते हैं। इक्वल कब लिखेंगे कि जब हम अंडर एनफोर्स सेक्शन को डिजाइन कर रहे हैं तो स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी गई,
सिग्मा EST बाई एम के बराबर। अगर मैं इसको पूछ लूं कि अंडर एनफोर्स सेक्शन में फेल होने के टाइम मैक्सिमम स्ट्रेस कितनी है, तो भाई TA बाई ए का वैल्यू सिग्मा ST बाई एम से ज्यादा है, ग्रेटर देन है। तो एट द टाइम ऑफ फेलियर इट इज ग्रेटर देन। मैक्सिमम कितना है, तो इक्वल, ये ध्यान रखना है। तो ये इक्वल जो लिखा गया मैक्सिमम के लिए है, ग्रेटर देन जो लिखा गया एट द टाइम ऑफ फेलियर लिखा गया है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं तो क्या हो जाएगा, इसी चीज को अगर मैं मेंशन कर दूं, एट टाइम ऑफ फेलियर, एट टाइम ऑफ फेलियर, फेलियर TA बाई एम दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सिग्मा ST बाई एम। मैक्सिमम स्ट्रेस अगर मैं लिखता हूं फॉर डिजाइन पर्पस, मैक्सिमम स्ट्रेस फॉर डिजाइन, फॉर डिजाइन, तब ये हो जाएगा दैट इज TA बाई एम इज इक्वल टू सिग्मा EST बाई एम। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ये इसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। और ऐसा क्वेश्चन LSM में पूछा हुआ है, LSM वाले कंसेप्ट के अंदर, सेम इसी बात को लेके, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर एनफोर्स के लिए। अब इसमें हम ये जानते हैं दोस्तों, इसमें हम ये जानते हैं कि स्टील में जो स्ट्रेस होती है सिग्मा EST बाई एम से ज्यादा हो गई, यानी कि स्टील पहले फेल होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टील फेल फर्स्ट, स्टील फेल फर्स्ट, स्टील फेल फर्स्ट, राइट। सो फेलियर नेचर इज, failure nature is ductile failure और टेंशन फेलियर, और टेंशन फेलियर, और टेंशन फेलियर। फेलियर नेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डक्टाइल फेलियर और टेंशन फेलियर होगा और टेंशन फेलियर होगा। टेंशन फेलियर इसलिए क्योंकि ये टेंशन साइड में लगा है। डक्टाइल क्यों, डक्टाइल का मतलब ज्यादा एलोंगेट होना। किससे ज्यादा, तो स्टील ज्यादा एलोंगेट होती है कंक्रीट से, तो इसलिए हम लोग इसको डक्टाइल फेलियर बोलते हैं। नोट करो। आशीष कुमार, लमसम 8 से 9 लोग, बहुत बढ़िया भाई मैंने 100 रीड किया था। अच्छा, लोड बढ़ा देंगे एक आदमी को ही, आप 100 लिखे हो ऐसा लगा। चलो, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक ही जगह पर रहेगा, बिल्कुल एक ही जगह रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होता है। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज नोन एज द रेफरेंस और बेसिक न्यूट्रल एक्सिस। TA हो जाएगा, CA क्या है, दैट इज ये हो जाएगा डेवलप बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, बेंडिंग compressive stress in concrete due to load, due to load की वजह से जो कंप्रेशन कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है वो CA होगा और स्टील में जो है वो TA होगा। आपको ध्यान ये रखना है और उसी से आपको सारी बातें सोच लेनी है, ये ध्यान रखना है। बस पहला बात इसको ध्यान रख लीजिए, यही डिसाइड कर रहा है सारी चीजों को, ये सारी चीजों को डिसाइड ये वाला पोर्शन कर रहा है, तो इसको ध्यान रख लो। बाकी ऑटोमेटिक आप समझ के लिख सकते हो, बिना रटे आप लिख सकते हो इसे।
कंक्रीट अपनी मैक्सिमम सीबीसी, तो अंडर एंड फोर्स सेक्शन में कंक्रीट फेल नहीं होती है। संकेत